सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। 9 मई वालों के ख़तरनाक इरादे सामने आ गए। 1971 के सानहे को फिर दोहराने के इरादे। जेल में बैठकर भी इंतशार का धंधा जारी। सियासत के लिए रियासत को दाव पर लगाने की रविश। गैर मुल्की सरमायाकारों को मुतनफ़िर करने का प्लान। SIFC भी इंतशारी टोले के निशाने पर। और इसराइल ने फ़लस्तीनी पनागुज़ीनों पर क़यामत ढा दी। रफ़ा की खैमा बस्ती पर बारूद की बारिश कर दी। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी इसराइल को लगाम डालेगी। नाज़रीन, प्रोग्राम का मैं आगाज़ करूँगी आज की पहली बड़ी खबर के साथ। कहते हैं ना कि आप कुछ वक्त के लिए कुछ लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन हर वक्त या ज़्यादा देर के लिए सबको बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। ये तकरीबन इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। लेकिन कुछ अकल के अंधे ऐसे भी होते हैं हमारे इर्द गिर्द के, उन्हें लगता है कि वो हर वक्त हर किसी को बेवकूफ़ बना सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि वो खुद सबसे बड़े बेवकूफ़ साबित होते हैं। पाकिस्तान की सियासत पर अगर आप नज़र डालें तो ये मकूला भी बड़ा सच साबित हुआ है कि जी 1000 काबिल इंसानों के मर जाने से इतना नुकसान नहीं होता जितना एक बेवकूफ़, नाअहल, नलायक और निकम्मे के साहिब इक़्तिदार हो जाने से हो जाता है। अच्छा, बतौर पाकिस्तानी ये हमारी बदकिस्मती कह लें कि हमने भी तब्दीली के नाम पर धोखा खाया है और बार बार धोखा खाया है। लेकिन तब्दीली क्या आनी थी, बल्कि हर शोबे में हमने देखा कि तनज़ुली की एक ऐसी बुनियाद रख दी गई जिसका खुमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। ये अकल के अंधे ये भी नहीं जानते कि ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क है तो आप लोग हैं, तो हैं हम सब। पाकिस्तान है तो सब कुछ है, पाकिस्तान सबसे पहले है। सियासत तभी है ना जब पाकिस्तान है, तभी मईशत है। रियासत होगी तो ही सियासत होगी। लेकिन सितम देखिए कि अब इनकी तो दीदा दलेरी है इतनी बढ़ चुकी है कि मुल्क तोड़ने की बाकायदा तड़ियाँ लगा रहे हैं, धमकियाँ देने लगे हैं। कल से जो तब्दीली के ये शतुंगड़े हैं, इन्होंने सोशल मीडिया पर आपने देखा कि एक बाकायदा तूफ़ान मचाया हुआ है। 1971 के सानहे को लेकर ये जो झूठ का चूरन और मंजन बेचा जा रहा है वो आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। मुझे तो ये समझ नहीं आती है कि एक जेल में बैठे हुए शख्स को इतनी आज़ादी किसने दे दी कि उसका जब दिल चाहता है IMF को ख़त लिखकर पाकिस्तान को मिलने वाला कर्जा रुकवाने की बाकायदा कोशिश करता है, और वो भी उस वक्त जब रियासत को इस पैसे की अशद ज़रूरत होती है। लेकिन ये शख्स सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए, रियासत को दाव पर लगाने के लिए बाकायदा तैयार हो जाता है। ये सिर्फ एक मिसाल नहीं है, इसके बाद भी ज़रा सुनते जाइएगा। इसके बाद भी हमने क्या देखा कि जेल में सहूलतकारी के तहत इसे मुल्क की सलामती पर बार बार वार करने दिया जाता है। क्या कभी आपने सुना है कि एक शख्स जो कि जेल का कैदी है और वो आलमी अखबारात में अपने प्रोपेगेंडे से लबरेज कह लें कि आर्टिकल्स लिखकर भेजता है, और हैरानी की बात यह है कि वो जो आर्टिकल्स हैं फौरी तौर पर छप भी जाते हैं, प्रिंट हो जाते हैं। अब ऐसे आर्टिकल जो मुल्क का इमेज ख़राब करते हैं, सालमियत को दाव पे लगाते हैं, जिनमें मुल्क की सलामती के जो ज़िम्मेदार इदारे हैं उन पर हमले करके उन्हें बाकायदा मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जाती है। दुनिया के किस मुल्क में ऐसा होता है? अगर होता है तो ज़रा बताइएगा। ये उसी सहूलतकारी का नतीजा है कि अब ये जो इंतशारी ग्रुप है ना, इसके हौसले इतने बढ़ गए हैं, इतने बुलंद हो गए हैं कि ये मुल्क की सलामती के इदारों की बाकायदा तस्वीरें लगा लगा कर झूठा करते हैं और दिन रात ये प्रोपेगेंडा करते हैं, बाज नहीं आते हैं। बल्कि अब इससे बढ़कर भी आप देख लें कि मुल्क तोड़ने की बाकायदा धमकियाँ देने पर उतर आए हैं, तड़ियाँ लगाने पर आ गए हैं। कल से सोशल मीडिया पर ये इंतशारी ग्रुप क्या कर रहा है, ये शतुंगड़े हैं, आपने देखा जो इन्होंने तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया हुआ है। इसका जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? क्यों इस गलीज़ और मुल्क दुश्मनी वाली मुहिम का नोटिस नहीं लिया जा रहा? फ़ौरन लिया जाए। आपको हैरान कुन बात ज़रा मैं बताऊं, वो ये है कि ये मुहिम आज चलाई जा रही है, लेकिन इसकी खबर 30 साल पहले दे दी गई थी। अब आप हैरान होंगे कि 30 साल पहले? जी बिल्कुल, आपने सही सुना, मैं आपको बताती हूँ, ऐसा ही है। अच्छा, पहले ज़रा मैं आपको बता दूँ कि ये जो मैं ज़रा आपको ज़रा सच ये बताना चाहती हूँ कि मैं इसकी कायल नहीं थी, लेकिन आज ये जो सोशल मीडिया पर ये जो सब कुछ हो रहा है, ये बानी चेयरमैन PTI, उनके जो फॉलोअर्स हैं, इनकी मुहिम देखकर मुझे भी अब इस बात पर आप समझ लें कि पक्का यकीन हो गया है कि इस हवाले से जो 30 साल पहले बताया गया बिल्कुल सच था। आपको याद होगा डॉक्टर असरार अहमद साहब ने पेशगोई की थी, वो बिल्कुल दुरुस्त थी।
अब मुझे यकीन हो गया कि जो एटमी इस्लामी रियासत को इंतशार का शिकार करने के लिए जो साजिश की गई और जो साजिशी किरदार तख्लीक किया गया वो हकीकत बनकर आज हमारे सामने मौजूद है। अफसोस इस बात का है कि हमारे बुज़ुर्ग, चाहे वो हकीम सईद हों या फिर डॉक्टर असरार अहमद साहब, इस फितने की निशानदेही 30 साल पहले कर गए थे, लेकिन तब शायद यकीन नहीं आ रहा था सबको। लेकिन अब सब कुछ खुलकर सामने आ रहा है और अफसोस कि हमें समझ नहीं आई उस वक्त कि चक्कर क्या है। लेकिन आज जो जेल में बैठे शख्स के दिल में बांग्लादेश की मोहब्बत अचानक से जाग उठी है। ये अचानक और बिला वजह नहीं है, ये मुल्क के लिए ख़तरे की घंटी नहीं घंटियाँ बजा रही है। सवाल ही सवाल उठ रहे हैं कि ये जो कैंपेन है, ये मुहिम है, इसके पीछे आखिर मकसद क्या है। और अफसोस इस बात पर भी हो रहा है कि सब कुछ जानते हुए भी जो हमारे लोग हैं वो झूठे इंतशारी प्रोपेगेंडे का शिकार हुए चले जा रहे हैं। अच्छा, 1971 का सानिया की जो वजह है वो क्या थी, इसके पीछे कौन सी साजिशें कारफरमा थीं, ये तारीख का हिस्सा है और तारीख सबके लिए खुली पड़ी हुई है। लेकिन इस तारीख की जो ये हकीकतें हैं, इनमें से सिर्फ अपने मतलब की बात निकालना, उसे झूठ का मेकअप करके सामने रख देना, तोड़ मरोड़ कर पेश करना, फिर उसकी मदद से मुल्की सलामती के इदारों के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करना। तहरीक इंसाफ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं इस वक्त यही सब कुछ कर रहे हैं और ढिठाई के साथ करते चले जा रहे हैं। जिन्होंने मुल्क तोड़ दिया उन्हें हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है, और जो दिफा के लिए लड़ते रहे उन्हें मुजरिम बनाने की बाकायदा मजमूम सोची समझी कोशिश की जा रही है। और इस सारी मुहिम और कैंपेन की जो वजह है वो क्या है, सिर्फ इक़्तिदार ना मिलने का गुस्सा, करप्शन इंतशार फैलाने के मुकदमात से जान छुड़ाने के लिए जो दबाव है, प्रेशर बढ़ाने की कोशिश, या फिर रियासत को अपनी झूठी अना के आगे झुकाने की ख्वाहिश, जो भी है, मैं ये कहती हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत है। और इन लोगों को जो गद्दारों को मुहिब्बे वतन बनाकर बाकायदा पेश कर रहे हैं, जो मुहाफिजों को जिन्होंने जानों की कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ वतन के लिए कुर्बान कर दिया, उन्हें ये मुजरिम बनाकर कटहरे में खड़ा करना चाहते हैं। मैं कहती हूँ शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो ये सब कर रहे हैं। अच्छा, मैं मानती हूँ कि कुछ गलतियाँ हुई होंगी, सब मानते हैं, मगर सवाल ये कि सिर्फ अपनी सियासत बचाने के लिए, मुकदमात से जान छुड़ाने के लिए, इक़्तिदार के हुसूल के लिए, डील की खातिर दबाव बढ़ाने के लिए आप मुल्क की इबादत को दाव पे लगा देंगे। शर्म से डूब मरने का मुकाम है। आप सोचें कि उन्हें जो गद्दार वतन के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, शेख मुजीब पाकिस्तान का गद्दार था और उसने अपने इंटरव्यूज में पाकिस्तान तोड़ने की बाकायदा ख्वाहिश का इजहार किया, बार बार किया, सिर्फ एक बार नहीं किया। और ये लोग अब उससे मुहिब्बे वतन साबित करने चल पड़े हैं। चाहते क्या है ये, क्या मकसद है इनके? सिर्फ एक दफ़ा जेल जाने के बाद अगर ये हालत हो गई है तो आज मैं दाद देना चाहती हूँ नवाज शरीफ साहब को, क्योंकि पाकिस्तानी तारीख में नवाज शरीफ वो शख्सियत हैं जिनसे बार बार इक़्तिदार छीना गया। वज़राए आज़म में सबसे ज़्यादा जेल भी नवाज शरीफ साहब ने काटी, लेकिन आज ये मैं कहना चाहूँगी कि उन्होंने कभी भी मुल्क तोड़ने की धमकी नहीं दी, मुल्क तोड़ने की तड़ी नहीं लगाई, मुल्क तोड़ने की बात नहीं की। लेकिन ये कैसा इनकलाबी लीडर है जो एक बार जेल में जाकर ऐसी बातें करने लगा है कि अब जेल में बैठकर कौम को हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने के मशवरे दे रहे हैं। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, आज जब आपके पास इक़्तिदार था, वज़ीर आज़म थे, आपके पास इख्तियार था ना, उस वक्त क्यों नहीं इस कमीशन की रिपोर्ट आम की गई? करते ना उस वक्त जब इक़्तिदार छिन चुका और फिर मुकदमात से जान आपकी परेशान है, और अब आप इस वक्त जाके कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट पढ़ें। उस वक्त पढ़वानी थी ना रिपोर्ट, तब क्यों नहीं याद आई ये रिपोर्ट? क्योंकि तब इक़्तिदार की कुर्सी आपके पास थी। अब बांग्लादेश की मोहब्बत अचानक से क्यों जाग उठी है? कौम को दे ना जवाब। जब आप वज़ीर आज़म इक़्तिदार में थे तो बताएं ना, तब कहते पढ़ेंगे रिपोर्ट जाके। ये लोग बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि तारीख में पहली बार इनके लीडर ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट बोला। तारीख उठा के ज़रा देखें, मिस्र के जो जमाल अब्दुल नासिर है ना, वो भी अमेरिका के खिलाफ बड़ी तकरीरें किया करता था। वफ़ात के 25 साल बाद पता है क्या पता चला कि मौसूफ खुद अमेरिकी एजेंट थे, और उसकी जो अमेरिकी मुखालिफ तकरीरें हैं ना, वो आती भी अमेरिका से थी। कोई बैद नहीं है कि ये जो एब्सोल्युटली नॉट है ना, इसकी कहानी भी इसी से मिलती जुलती हो, जो जल्द सामने आ जाए। मगर मैं मुल्क की सलामती के ज़िम्मेदारों को ये कहती हूँ, हुकूमत से कहती हूँ कि पहले भी इस इंतशारी टोले को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ढील दी है, जिसका नतीजा सानिया 9 मई की सूरत में हमने देखा है। अब ये जो सानिया 1971 का जिक्र करके बाकायदा डराने धमकाने लगे हैं,
इसको बहुत संजीदगी से लें। इस पर हुकूमत को, कौमी सलामती के जिम्मेदारों को फौरी तौर पर नोटिस लेने की ज़रूरत है। पंजाब हुकूमत ने शायद हालात की संगीनी को आप कह लें कि भांप ली है और पंजाब काबीना ने मुल्क की सलामती के लिए जो ख़तरा बनने वाला ये फितना है, इसके खिलाफ मज़ीद कानूनी कार्रवाई की मंजूरी भी दे दी है। वफाकी हुकूमत को भी अपना किरदार अदा करते हुए फ़ौरन इसका पहले से सदेबाब करना चाहिए और 9 मई के जिम्मेदारों को कैफदार तक पहुंचा कर निशाने इबरत बना देना चाहिए ताकि फिर कोई भी ऐसी हरकत करने की जुर्रत भी ना कर सके। आगे बढ़ते हैं जी अगली खबर की जानिब, और अगली खबर ये है कि जी SIFC जो है वो भी PTI के निशाने पर आ गई है। कोई भी ऐसा काम जो मुल्क के लिए बेहतर होगा वो PTI के ये शतुंगड़े जो सोशल मीडिया पर उनके निशाने पर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, ये जो हार जीत है ना, आपको पता है खेल का हिस्सा होती है और स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट का हम अक्सर जिक्र करते हैं। इसका तकाजा क्या होता है, हारने वाला जो है ना वो अपनी हार को खुले दिल से तस्लीम करे। सियासी मैदान की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी यही उसूल लागू होता है। ज़ाहिर बात है वहाँ भी कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन आप देखें कि वो लोग जो खुद को बाकायदा स्पोर्ट्समैन कहते हैं उन्हें दूसरों के आइडियल होने का जोम भी है, लेकिन उनसे हार तस्लीम हो भी नहीं रही है और अब ये ना खुद खेल रहे हैं ना दूसरों को खेलने दे रहे हैं। ये सिचुएशन है, ये जानते हुए भी कि इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ बेचारी आवाम का हो रहा है, इसमें नुकसान आपके अपने मुल्क का हो रहा है, रियासत का। रियासत होगी, मैं बार बार प्रोग्राम में कहती हूँ, तो ही सियासत होगी अल्लाह के बंदो। लेकिन लगता ये कि जो सियासी जमात है इसने शायद ये पक्का तहैया कर लिया है कि खेलेंगे और ना ही किसी और को खेलने देंगे। अच्छा, ये लोग हर उस कोशिश को नाकाम बनाने के लिए कोशां रहते हैं हमा वक्त, जिससे मुल्क का कोई भी फ़ायदा हो सकता है। हुकूमत जो है वो IMF से कर्ज लेने के लिए हाथ पांव मारती है, तो जेल में बैठे इनके जो बानी है वो IMF को ख़त लिखकर इस कर्ज़ को रुकवाने की बाकायदा कोशिश कर देते हैं, ये जानते बूझते हुए कि ये कर्ज़ हुकूमत अपने लिए नहीं बल्कि पाकिस्तानी अवाम के लिए ले रही है ताकि महंगाई की चक्की में पिसते जो अवाम है उनको कुछ रिलीफ दे सके। और अब तो इनके हौसले इतने बढ़ गए हैं कि ये जो मुल्की मईशत की सांसें बहाल करने के लिए बनाई गई जो खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल है SIFC, उस पर हमले करने भी लगे हैं। और ये जानते हुए भी कि मुल्क में जो सरमायाकारी है अगर वो बढ़ती है तो आवाम का फ़ायदा होगा, ज़ाहिर बात है, मुल्क में कारोबार बढ़ेगा, ज़र मुबादला आएगा। लेकिन फिर भी ये लोग SIFC के पीछे पड़ गए हैं और इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर आपने देखा कि कितना झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और इसे नाकाम दिखाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं सोशल मीडिया के शतुंगड़े। ये इंतशारी टोला, ये शतुंगड़े दावा ये करते हैं कि SIFC के बाद मुल्क में जो सरमायाकारी है वो कम हो गई है, लेकिन इस दावे की हकीकत क्या है ये मैं ज़रा आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, ये जो SIFC है इसको लेकर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कुछ एदाद व शुमार जारी किए हैं, जिनके मुताबिक ज़रा सुनिएगा कि पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी अप्रैल 2024 में 13 करोड़ 19 लाख डॉलर से बढ़कर ज़रा सुनिएगा 35 करोड़ 88 लाख डॉलर हो गई है, जो तकरीबन 172% इजाफा है। स्टेट बैंक के दादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 51 माह में ये सबसे बड़ी बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी है। माहाना बुनियादों पर ये जो किए गए मुआवजे उसकी बुनियाद पर जो FDI है उसमें तकरीबन 39% 39% इजाफा हुआ है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन पाकिस्तान में 17 करोड़ 73 लाख डॉलर्स की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के साथ सरे फरिस्त है। और मुत्तहदा अरब अमारात और कनाडा जो हैं वो बिल तरतीब आप कह सकते हैं कि 5 करोड़ 19 लाख डॉलर और 5 करोड़ 18 लाख डॉलर की सरमायाकारी के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर है। अब मैं ये समझती हूँ कि जो गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाने के लिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का किरदार जो है उसका अगर जिक्र ना करें तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। जो सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात से अरबों डॉलर की सरमायाकारी के लिए सरगर्म हैं और गैर मुल्की सरमायाकारी की राह में जो हाइल रुकावटें हैं वो दूर करने में खुसूसी दिलचस्पी भी ले रहे हैं और मुल्क में सरमायाकारी और कारोबार का जो बेहतर माहौल है वो पैदा करने के लिए इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC उसमें 7 डेस्क कायम किए गए हैं। और ये उसी का नतीजा आप कह लें कि रिज़ल्ट है कि सरमायाकारी में इतना इजाफा हुआ है जो मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको बताए हैं। और इसकी बदौलत पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर से बढ़ गए हैं। और इस पर IMF ने बड़ी एक आप कह लें कि पॉजिटिव बड़ी मुस्बत प्रेस रिलीज़ जारी की है कि पाकिस्तान का जो तिजारती खसारा है वो कम हुआ है और जो बरामदात हैं उनमें भी इजाफा हुआ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो कहते खुद को पाकिस्तानी हैं और ऐसे जो हकायक
और ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने आपके साथ शेयर किए उनको छुपाते हैं और झूठ का मंजन और चूरन भेजते हैं। ये जो तुंगड़े सोशल मीडिया पर है, कहने कोई पाकिस्तानी है, ID कार्ड इनके पास पाकिस्तान का है, नेशनैलिटी इनके पास पाकिस्तान की है, लेकिन ये पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने के लिए हम वक्त सोशल मीडिया पर तैयार रहते हैं। इनको अपने गिरवानों में भी झांक कर देखना चाहिए, शायद खुद इनको शर्म आए अपने आप से। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम देख रहे हैं कि जी जेल में बैठे बानी PTI के दिल में अचानक से बांग्लादेश के हवाले से बांग्लादेश की जो मोहब्बत है वो जाग उठी है और हम देख रहे हैं कि जी PTI का जो ऑफिशियल अकाउंट है वहाँ से गद्दारों को मुहिब्बे वतन साबित करने वाली डॉक्यूमेंट्रीज बाकायदा शेयर की जा रही हैं और ये अचानक से होना शुरू हो गया है। और तारीख को बदलने की इस कोशिश के पीछे अब हर जहन में सवाल है कि आखिर मकासद क्या हो सकते हैं। क्या मुकदमात से छुटकारा, दोबारा इक़्तिदार का हुसूल, या फिर इसके अलावा भी कुछ और। अच्छा, हकीकत जो भी हो, मगर ये मुल्की सालिमियत पे हर हाल में 100% एक बड़ा हमला है। अच्छा, हमला हमने देखा कि मईशत पर भी हुआ है। सियासी अदम इस्तेहकाम को फ़रोग देकर हुकूमत नहीं, आम आवाम की जो ज़िंदगी है वो अजीरन की जा रही है। रियासत की बजाय सियासत को तरजीह देने का ये जो चलन है ये आखिर कब ख़त्म होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी में लाख इख्तलाफात सही, मगर दोनों जमातों की बात की जाए तो दोनों जमातों ने मुल्क की खातिर साथ चलने का एक फ़ैसला किया, एक पेज पर आए। लेकिन PTI बड़ी सियासी जमातों से मुज़ाकरात करने से मुसलसल हम देख रहे हैं कि इनकारी है। बल्कि पीपल्स पार्टी तो PTI के साथ मिलकर हुकूमत बनाने पर भी आपको याद होगा तैयार थी, मगर वो कहते हैं ना मैं ना मानूं की जो रविश है उसकी बदौलत बात नहीं बन सकी, जो कि PTI की जानिब से मैं ना मानूं की रविश बरकरार रखी गई। अब इन हालात में सियासत क्या रुख इख्तियार करने जा रही है, मईशत के हवाले से आवाम बढ़ने के क्या बनने जा रहा है, और PTI जो है वो सियासी मंजरनामे में कहाँ खड़ी दिखाई देती है। इन सब पे बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर सियासतदान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी साहब मौजूद हैं। नैयर साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। नैयर साहब, ये जो PTI ने सोशल मीडिया पर हमने देखा है कि बड़ी एक ख़तरनाक का, अगर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो सही होगा, एक ख़तरनाक मुहिम शुरू कर दी है जिसमें बांग्लादेश बनाने वाले जो किरदार हैं उनको मुहिब्बे वतन साबित करने की बाकायदा कोशिश की जा रही है, डॉक्यूमेंट्रीज चलाई जा रही हैं, शेयर की जा रही हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं कि अचानक से ये बांग्लादेश का मामला क्यों हाईलाइट किया जा रहा है PTI की जानिब से? शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। गुजारिश ये है कि PTI या उनकी लीडरशिप उनके इन इक़दामात से क्या साबित होता है कि वो किस के लिए काम करते हैं, अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं या मुल्क दुश्मन कुव्वतों के लिए वो काम कर रहे हैं। वो हिंदुस्तान के स्पोक्स पर्सन है या हिंदुस्तान की जो 1971 में जो रवश इख्तियार की और जो मंसूबा बनाया पाकिस्तान को तोड़ने का, उसकी वो तारीफ़ फरमा रहे हैं। और जो लोग उस वक़्त की हिंदुस्तानी क़यादत के साथ मुलव्वस थे उनकी तारीफ़ करके ये साबित करना चाहते हैं कि वो मुहिब्बे वतन भी थे। बात है कि कोई शख्स के इल्ज़ाम लगाने से या बात एलिगेशन लगाने से ये नहीं होता कि वो मुहिब्बे वतन है या पैट्रियट है। असल चीज़ उनका कंडक्ट है। बाय कंडक्ट ये इस्टेब्लिश होता है कि कौन मुहिब्बे वतन है, कौन गैर मुहिब्बे वतन है। तो ये कंडक्ट PTI का जो भी नज़र आ रहा है सोशल मीडिया पे, ऑब्वियसली ये तो यही ज़ाहिर करता है कि ये मुल्क दुश्मनी पे तुले हुए हैं अपने ज़ाती इक़्तिदार की खातिर। और फिर आप खुसूसी तौर पे देखें इनका विज़िट जब यूनाइटेड स्टेट्स का था इमरान खान का, और फिर डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनकी गुफ्तगू शनीद, और उसके बाद 2019 में जो मोदी का विज़िट और यूनाइटेड स्टेट्स का, और फिर उसके बाद जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अमेंड करना, और पाकिस्तान के एहतजाज के बावजूद जो स्टेटस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1951 में दिया गया उसको एनेक्स कर लिया गया इंडिया का साथ। हाँ। और वो जो आर्टिकल है 370 और फिर 35A उनको रिवोक कर देना, उनको रिपील कर देना। और ये उस
कॉन्स्पिरेसी का नतीजा नज़र आता है जो बिटवीन ट्रंप, मोदी एंड उस वक़्त की पाकिस्तानी क़यादत के सामने नज़र आ रही है। और हम समझते हैं कि सोशल मीडिया पे को भी रेगुलेट करने की ज़रूरत है। अगर पाकिस्तान में कोई लेजिस्लेशन उस बारे में होती है तो उस पर मौसर तरीके से उस पर अमल दरामद होना चाहिए। सर इस चीज़ को, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं तो मैंने कहा ज़रा इस सब्जेक्ट पे ज़रा थोड़ी सी बात, और मेरे ज़हन में कुछ पॉइंट्स हैं कि बहुत से लोग इस मामले को बहुत ज़्यादा ख़तरनाक इसलिए करार दे रहे हैं, और आप ज़ाहिर बात है सीनियर सियासतदान भी हैं, कानून पे भी गहरी नज़र रखते हैं, हम लोग भी सारा दिन लम्हा बलम्हा लोगों को आगाह रखते हैं हक़ाइक़ से, जो भी खबरें हैं। ये ख़तरनाक मुहिम इस तरह समझ आ रही कि एक तो आप देखें कि मौजूदा क़यादत की तस्वीर लगा लगा के सोशल मीडिया पर एक मखसूस जमात ने बाकायदा उद्यम मचाया हुआ है और बाकायदा लोगों की जहन साजी की जा रही है। और खुदा न खास्ता, मैं दोबारा कहूँगी खुदा न खास्ता, क्या इनके इरादे इस जमात के ये हैं कि खुदा न खास्ता दोबारा को 1971 हो? ये चाहते क्या हैं? देखिए, ये चाहते क्या हैं, ये तो उनके इक़दाम से नज़र आएगा। आपको आएगा या आना शुरू हो गया सर? अभी से ज़हन साजी इन्होंने शुरू कर दी ना। एग्जैक्टली मतलब वो तो आपको समझ आनी चाहिए कि वो मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, वो मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये उनका इरादा है। ये इस मुल्क में रह के वो सियासत करना चाहते हैं। अगर इस मुल्क में रह के सियासत करना चाहते हैं तो फिर सियासी किरदार अदा करें ना, मुल्क दुश्मनी ना करें। ये मुल्क दुश्मनी है, सियासी किरदार नहीं है। ये सियासी किरदार ये होता है कि सियासतदान में तो फ्लेक्सिबिलिटीज होती है, वो गुफ्तगू शनीद करता है, वो लीडरशिप के साथ बैठ के बात करता है। सर वो तो बैठने के लिए तैयार नहीं है। वो जिनके साथ वो बैठना चाहते थे उन्होंने बता दिया कि हम तो बैठे हैं आपके साथ, अब सियासी जमातों के साथ बैठे हैं, सियासी जमातों के साथ वो बैठना पसंद नहीं करते। तो फिर वही कहता है वो सियासत तो नहीं करना चाहते, वो मुल्क दुश्मनी करना चाहते हैं, वो मुल्क की डिसइंटीग्रेशन में वो बिलीव करते हैं, वो मुल्क की सालमियत पे हमलावर हो रहे हैं। और इसलिए मैं समझता हूँ कि सियासत सियासतदानों के दरमियान होती है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइए कि क्या ये दोहरा मेयार नहीं? जी नहीं, ये सब बात मुकम्मल कीजिएगा। इदारों को अगर आप इन्वॉल्व, क्या कहना चाह रहे हैं? दोहरे मेयार की मैं नहीं बात कर रहा हूँ। दोहरा मेयार क्या है, आप उसके कितने नाम दे सकते हैं, कितने मेयार हैं, लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखें, सियासत इंसान करता है जो भी किसी मुल्क में, वो अपने मुल्क और अपनी कौम को सर्व करने के लिए करता है, ताकि उसको अवाम मैंडेट दें इस मुल्क को सर्व करने के लिए। मुल्क दुश्मनी के लिए अवाम मुंतखब नहीं करती किसी को। और अगर कोई बंदा क्योंकि रियासत है तो सियासत है ना, दे के मुंतखब हो जाए, सबसे पहले आपका मुल्क होता है। अच्छा नैयर साहब, मैं दोहरे मेयार की बात करना चाह रही थी, आपकी बात मुकम्मल होने का इंतजार करी। दोहरे मेयार की मैं ये बात करना चाह रही थी कि जब से ये हुकूमत से गए हैं तब से हम देख रहे हैं कि पहले जब 16 महीने की हुकूमत रही, फिर इंतखाबात के बाद 12 हुकूमत बनी, पूरा अरसा अगर आप देख लें तो तब से इनकी जो जंग है जो किसके खिलाफ है सबको पता है। अब मुज़ाकरात भी ये उन्हीं के साथ करना चाहते हैं, तो क्या दोहरा मयार नहीं है? एक जानिब आप उन्हीं के खिलाफ पूरी जंग कर रहे हैं और सोशल मीडिया वॉरियर्स जो हैं इनकी एक सोशल मीडिया ब्रिगेड है, सारा दिन एक्टिव रहती है सोशल मीडिया पर, तस्वीर शेयर की जाती हैं सीनियर फौजी की आदत की, और अब आप मुज़ाकरात के भी उन्हीं से तरले मिनते करना चाह रहे हैं। तो ये करना क्या चाह रहे हैं? ये तो बहुत ज़्यादा दोहरा मयार है, डबल स्टैंडर्ड्स हैं इनके। बात डबल स्टैंडर्ड की नहीं है, बात कम अकली की है। अक्ल तो इनके नज़दीक से नहीं गुजरी। रियासत से दुश्मनी नहीं होती, सियासत में सियासतदानों से मुखालफत होती है, रियासती इदारों से दुश्मनी नहीं। तो फिर मुल्क की जो सालमियत है उसका इन्हिसार रियासती इदारों पे होता है। अगर रियासती इदारों के खिलाफ ये दुश्मनी करेंगे, ये मुल्क दुश्मनी के मुतारिफ आता है। ठीक। और ये एक लम्हे कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने कहा, फौज ने कहा मैं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हो गए, और दूसरी जानब ये दोहरा म्यार नहीं, फिर दूसरी कहते हैं हमने गुफ्तगू शनीद भी उनके साथ करनी है। फिर क्या म्यार है इनका? ज़ाहिर बताना क्या चाह रहे हैं ना ये बेसिक। अगर वो आइन की बात करते हैं सर, हम यहाँ ये कह सकते हैं मुहावरा या फिट आता है कि अगर वो इनसे बात करें तो ठीक है, अगर नहीं करें तो फिर सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाएंगे, मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, हम ये कह सकते हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान का मुहब्बे वतन इनकी तमाम इन इक़दामात की मज़म्मत भी करता है, और फोर्सफुली हम अपनी फ़ौज के, हम अपनी रियासत के, हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं। ठीक है जी। और कोई शख्स, कोई सियासी जमात
जो इस किस्म का अमल करेगी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने मुखालफों में समझे। हम उनके सामने बिल्कुल खड़े होंगे। हम रियासत दुश्मनी बर्दाश्त नहीं करते। रियासत दुश्मनी कभी भी काबिल कबूल नहीं है। ठीक है, बड़ी वाज़ेह बात है हमारी। तो ठीक है। अच्छा जी सर, चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से एक खबर गर्दिश करी कि जी खुर्शीद शाह साहब ने कहा है कि नून लीग अगर ये चाहेगी, और खुर्शीद शाह साहब का बयान सामने आया कि पीपल्स पार्टी इसकी मुखालफत करेगी, तो अगर नून लीग मुखालफत नहीं करती तो पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी? ये भी एक अहम इशू है। देखें डॉक्टर साहिबा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इतना आसान चीज़ नहीं है। आइन को अमेंड करने का जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, क्यों उन्होंने 2/3 मेजोरिटी रखी? ये उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्यों रखी? ताकि ये मोम की नाक की तरह आइन तब्दील ना हो। इसलिए उसके लिए स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं। और अभी तो अक्टूबर में, अभी 5 महीने की बात है, क्यों एक्सटेंशन? और पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन के आप तो खिलाफ हैं। इसमें ज़रूर एक कमेटी बनी थी जजेस की अपॉइंटमेंट पे भी, और फारूक एच नायक साहब उसको ऐड करते थे प्रीवियस गवर्नमेंट में, सेनेट जी 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 जी, उसको एग्जामिन कर लिया जाए जजेस की अपॉइंटमेंट में भी। और आपने अगर एज बढ़ानी है तो उस पर कंसेंसस डेवलप करने की ज़रूरत है। ठीक, 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत है। और नून लीग इसको प्रपोजल लेके आए, कंसल्ट करें, डिस्कस करें, लेकिन हम पर्सन स्पेसिफिक लॉज के हम खिलाफ हैं। ठीक है जी। जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे उन्होंने डे 1 सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए 65 ईयर्स एज रखी। हाँ, इर्रेस्पेक्टिव वो 6 महीने चीफ जस्टिस रहे आपके सामने। जवाद ख्वाजा साहब जो फॉर्मर चीफ जस्टिस है, हार्डली को महीना चीफ जस्टिस रहे होंगे। ठीक। और वो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के बारे में भी इसको री एग्जामिन करना चाहिए। ठीक है। वो जो एक केस 96 में हुआ था, सजाद अली शाह वाला केस जो हाँ, था, वो बाबुल खैरी साहब ने जो केस फाइल किया था और जिसमें वो जजमेंट आई थी, जी जी, उसको ज़रूर एग्जामिन करना चाहिए। ठीक है। कि सिर्फ सीनियरिटी इज़ नॉट सफिशेंट, इस पे कैपेबिलिटीज़ भी सामने रखनी चाहिए। और वो जैसे आर्मी चीफ के लिए 3 नाम होते हैं, इसलिए चीफ जस्टिस के लिए 3 नाम होने पे अगर वो तजवीज़ आती है, उसको एग्जामिन कमेटी करती है, तो उसको पार्लियामेंट को एग्जामिन करना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, ये वज़ीर आज़म साहब ने जो पीपल्स पार्टी को काबीना में शमूलियत की दावत दी है, इस पर क्या सोच रखती है पीपल्स पार्टी? ऑफिशियली आपके पास कोई खबर है, कोई दावत दी है? तो सर अखबारों में सीरियसली हमें ऑफर करेंगे, मेरी क़यादत ज़रूर। अब मेरी सुन लेना आप। जी जी, अगर सीरियसली वो चाहते हैं तो मेरी क़यादत से रजू करें। अच्छा, और मेरी क़यादत इस इशू को उस फोरम पे ज़रूर डिस्कस करेंगे जिस फोरम ने कहा था कि हम गवर्नमेंट बनाने में इनकी मदद करेंगे, कैबिनेट कैसा नहीं सर सर अखबारों वही फोरम डिसाइड, अखबारों में खबर लगी हुई है। खबर अखबारों की खबर है, ज़राए के हवाले से है। आपकी बराह रास्त चीफ प्राइम मिनिस्टर साहब से गुफ्तगू हुई है या आपके किसी रिपोर्टर की बात हुई है जिसमें उन्होंने कहा हो कि मैंने चेयरमैन बिलावल को रिक्वेस्ट की? सर अच्छा, फिर आप इसकी तरदीद या फिर तस्दीक कर दें। आप तस्दीक फिर नहीं कर रहे, आपने क्या अखबारों में लगी हुई है, सीरियस ऑफर कोई ऐसी नहीं है। अभी हमें जब ऑफर होगी, अब जब देखो ऑफर उन्होंने मुझे तो नहीं करनी, मेरी क़यादत को करनी है जी। जब मेरी क़यादत को करेंगे तो मेरी क़यादत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में ज़रूर लेके आएगी, हम वहाँ पे ज़रूर डिस्कस करेंगे। अच्छा सर, आपकी जमात का मौक़िफ़ अगर मैं जानना चाहूँ कि आपकी जमात क्या सोच रखती है इस हवाले से? अब हमारी सोच जो होगी हमारी सीसी में डिस्कस होगी। ठीक है, अब उसके लिए बिलावल साहब से डायरेक्ट रब्ता करना पड़ेगा, जैसे आपने कहा वज़ीर आज़म से डायरेक्ट तो नहीं पूछा ना? जी जी, नहीं, सीसी नैयर बुखारी साहब भी बहुत ज़्यादा बाखबर होगा। जी जी, ठीक है, सीसी में डिस्कस होगा। जब सीसी फैसला करेगी हम आपसे शेयर कर लेंगे। ठीक है, जब सीसी पे डिस्कस होगा हम आपसे शेयर कर लेंगे। ठीक है, यानी ये बात अभी डिस्कस नहीं होती, ज़ेरे गौर ही नहीं है, आपसे शेयर कर लो। ठीक है, ज़ेरे गौर भी नहीं है। सर अचानक से वैसे खबरें मिलती हैं, हमारी मीटिंग होगी तो डिस्कस होगी ना। ठीक है, ठीक है, यानी अभी हमारी मीटिंग होगी तो आप डिस्कस करेंगे ना। अभी हम ना ही समझें, आप जो मर्जी समझें, लेकिन मेरे जो
CEC का फोरम है, वहाँ पे डिस्कस नहीं हुई। ठीक है। अच्छा बुखारी साहब, आपका पॉइंट आ गया। सर ये KP में हम देख रहे हैं कि गवर्नर वज़ीर आला जो आमने सामने हैं, इसका आप क्या हल देखते हैं? देखिए जी, पॉलिटिकल पार्टीज एट वेरियंस तो रहती हैं, और इसमें ये कोई नई बात नहीं है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक महज़ब तरीके से चलना चाहिए, तहजीब के दायरे में चलना चाहिए, बामी एहतराम के रिश्ते में चलना चाहिए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है तो उसको रहने दें, वो होगा भी, लेकिन कोई तहजीब का दामन किसी को न चीफ मिनिस्टर को छोड़ना चाहिए, न गवर्नर को छोड़ना चाहिए। तहजीब के दायरे में रहते हुए आइन और कानून के मुताबिक सियासत करें, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़रूर कमेंट करें एक दूसरे के खिलाफ। सर दुबई लीक्स में जो बहुत से जो हुकूमती लोगों के नाम आए हैं दुबई लीक्स में, फिर ये जो गंदम स्कैंडल है इसमें भी बड़े जो पर्दानशीन सामने आ गए हैं, क्या देखते हैं आप, आगे को कार्रवाई होगी? अच्छा, अवाम से जब आप बात करते होंगे, ज़ाहिर बात है आप लोग अवामी नुमाइंदगान हैं, जब आप जाते होंगे बाहर कहीं तो लोग अक्सर, हम एंकर से इतने सवाल पूछ लेते हैं, सहाफ़ियों से इतने सवाल पूछते हैं कि आप लोगों से तो बहुत ही सवाल पूछते होंगे, तो अवाम अक्सर बड़ी मायूस दिखाई देती है कि होगा क्या। अवाम का सीधा जवाब देता क्या होगा, तो आप क्या समझते हैं कि कार्रवाई होगी? देखिए, आपने जो वो जो ऑलरेडी जिस इशू पे डिस्क्वालीफाई किया गया मियाँ नवाज शरीफ साहब को, और वो क्यों सिंगल आउट किया गया, उस लीग्स में तो बहुत सारों के नाम थे, और अभी दुबई लीग्स में भी बहुत सारे नाम हैं। तो मैं सारे नामों की बात कर रही हूँ। कंसर्न रियासती इदारे हैं, वो एग्जामिन हैं जी, सारे नामों के हवाले से बात कर रहे हैं, वो एग्जामिन करें, तो करेंगे, एग्जामिन करें ना जी, हकीकत सामने आ जाएगी। करेंगे सर। ये देखे, एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मटेरियल कहाँ से कलेक्ट किया गया, और ये सोर्सेस क्या हैं, और जो ये लीक्स दे रहा है उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है। एक तो ये हो गया ये दुबई लीक्स के बाद। जहाँ तक गंदम स्कैंडल है, मैं समझता हूँ कि गंदम स्कैंडल जो है ये पाकिस्तान की जो मईशत है उसके लिए ये बड़ा तबाहकुन है। मैंने कहा कि अगर आप अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्शन में आप उसको सहूलत फराम नहीं करेंगे, तो आपकी जब डिक्रीज़ हो जाएगी तो आपके पास बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो कायम नहीं रख सकेंगे, आपकी इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, आप एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में नहीं होंगे, डॉलर्स आपके पास है नहीं है, और आपकी जो इकॉनमी है वो नीचे चली जाएगी। इसलिए इस गंदम स्कैंडल को ज़रूर एग्जामिन करें, और जो अदारे ज़िम्मेदार रहे इस किस्म के स्कैंडल को एग्जामिन करने के लिए उनको ज़रूर एग्जामिन करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया नैयर बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कहते हैं कि लातों के जो भूत होते हैं वो बातों से नहीं मानते। इसराइल का इलाज भी मुजम्मत नहीं बल्कि मुरम्मत है। जिस दिन ये मुरम्मत शुरू हो गई, याद रखिए, यकीन मानिए बल्कि कि मशरिक वस्ता के कस्साब नेतन्याहू की सारी अकड़ निकल जाएगी और इसराइल को जो ताकत का नशा चढ़ा है वो भी उतर जाएगा। अच्छा, अगर आलमी ताकतों ने इसकी बेजा हिमायत से हाथ ना खींचा तो फिर वही कुछ होगा जो कल इस दरिंदे ने रफ़ा में किया, ये जानते हुए भी कि क़ौम मुत्तहिदा ने रफ़ा को महफूज इलाका करार दिया हुआ है, और ये जानते हुए भी कि आलमी अदालत इंसाफ ने इसे जंग रोकने का बाकायदा हुक्म दिया है। फिर भी इसराइली तैयारों ने रफ़ा के एक इलाके में जाकर शदीद बमबारी की, और वो इलाका जहाँ पे गजा के लुटे पुटे जो लोग हैं उन्होंने खैमे लगाकर बाकायदा पनाह ले रखी थी, वहाँ पर इतना बारूद बरसाया गया कि लोगों को, बच्चों को जिंदा जलाकर राख कर दिया गया। अल्लाह करे इन जालिमों के हाथ टूट जाएं, आमीन। जरा दर्स नहीं आया इन्हें, इन बेशर्मों को, इन बेगैरतों को, कि ये लोग तो पहले से बेचारे लुटे पटे हैं, जिनके पास रहने को बाकायदा छत तक नहीं है, खाने को खुराक नहीं है, पीने को पानी तक नहीं है उन बच्चों के पास भी। आप मुझे बताएं कि इन बेबसों के साथ ये जो दरिंदगी करने वाले क्या इंसान कहलाने के भी हकदार हैं? हरगिज नहीं है, हरगिज नहीं है।
अच्छा, फ़लस्तीनी जो हिलाल अहमर सोसाइटी है उसके मुताबिक वहाँ पर हुआ क्या, ज़रा सुनिएगा। ये कुछ जो पना गुज़ीन कैंप्स हैं ना, वहाँ पर बमबारी की वजह से शदीद आग भड़क उठी और जिसकी वजह से जो अक्सर अफराद हैं वो ज़िंदा जल गए। और इसराइल की जो बेशर्मी है, बेगैरती, ये ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए कि इस हमले के बाद बयान क्या जारी किया गया कि इस हमले में हमास को निशाना बनाया गया, जिसमें हमास के 2 सीनियर अहलकार शहीद हो गए। मैं इन बेगैरतों से पूछती हूँ, इन जलील लोगों से मैं पूछती हूँ कि इस हमले में जो नन्हे मुन्ने बच्चे जिंदा जल गए, ये थे हमास के सीनियर अहलकार? या जो औरतें अपने बच्चों को बचाते हुए शहीद हो गईं, वो थी हमास की सीनियर अहलकार? और रफ़ा में जो वाक़ फील्ड अस्पताल मरीज़ों से बाकायदा भरे पड़े हुए हैं, जहाँ पे बारूद से जले जो बच्चे हैं, दर्द से बेचारे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे, गुरा रहे हैं, और उनकी जो चीखें हैं वो यकीन जाने अर्श हिला रही हैं, और इन बेशर्मों को, बेगैरतों को कोई असर नहीं होने वाला। हमास ने इस हमले को कत्ले आम करार देते हुए इसका जो जिम्मेदार है वो सीधा सीधा अमेरिका को ठहराया है, जो इसराइल को हथियार और बाकायदा पैसा रकम फराहम कर रहा है। मुझे तो गुस्सा हमारे जो इस्लामी ममालिक हैं उन पर भी आ रहा है, जिन्होंने मजाल है कि मजम्मत से आगे कुछ भी किया हो, एक लफ्ज़ भी बोला हो, सिर्फ मजम्मत कर रहे हैं हम, कोई अमली इकदाम उठाया हो इन लोगों ने, और जिन्हें हम काफिर कहते हैं उन ममालिक के बाशिंदे। ज़रा सोचें, बहुत सी मगरबी हुकूमतें फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर रही हैं, वहाँ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, आपने देखा होगा तलबा और तालिबात फ़लस्तीनियों के हक़ में बाकायदा मुजाहरे कर रहे हैं, उनके हुकूक के लिए बाकायदा आवाज़ उठा रहे हैं। और इस्लामिक ममालिक जो हैं उन पर अगर नज़र डाल लें तो हुक्मरानों से लेकर वहाँ की अवाम तक सब ऐसे लगता है कि ख्वाब गफलत की नींद सोए हुए हैं। किसी ना किसी को तो आगे आना ही होगा ना, वरना ये जो बदमाशी जो रियासत है इसराइल, इसका हाथ रोकेगा कौन? कौन ये मुजालिम हो रहे हैं इसको रोकेगा? ये जो बेचारे बेबस निहत्ते फ़लस्तीनी हैं, इनके ज़ख्मों पर आखिर मरहम कौन रखेगा? कोई तो आगे बढ़ेगा, वरना ये सिलसिला नहीं रुकने वाला। खुदा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।